मेंटल हेल्थ इशू एक ऐसा इशू है जिसे अक्सर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, जो कि हमें ऐसा लगता है कि इस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सीक्रेटिवली हम अपने घर में तो बात कर सकते हैं, लेकिन किसी और से या डॉक्टर के पास अगर हम चले गए तो शायद सोसाइटी में लोग हमें कुछ अलग ही नज़र से देखेंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है। इस इशू पर जितनी जल्दी हम बात करें और जितनी जल्दी हम इसकी बारीकियों को पकड़ लेंगे तो हम तह तक जाकर के उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ऐसे होते हैं जिनके पास हम जाते हैं या कई बार हम उनकी बातें सिर्फ सुन भर के कोशिश करते हैं कि अपने आप को ठीक कर लें, अपने बच्चे को ठीक कर लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही बारीकी से आपको आपके लाइफस्टाइल, आपके जीवन शैली के हिसाब से आपके मेंटल स्थिति के बारे में जानकारियाँ देते हैं। वो क्या है, आपको लग रहा होगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जिनसे आप हमेशा मिलते रहे हैं, आपने उनकी बातें बहुत बार सुनी हैं और ख़ास तौर पर धर्म के बारे में उनके विचार बहुत ही बेहतरीन होते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। आज मेरे साथ हैं मुस्कान रघुवंशी जी। मुस्कान जी, आपकी ना एक नई चीज़ है जो मुझे आज एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, स्पेशली जब हम स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। मतलब ये कौन सा मेंटल हेल्थ हुआ है? वैसे तो मुझे पता है कि अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है तो सोशली हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इमोशनली अगर हम कमज़ोर हैं तो हमारा इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन एक स्पिरिचुअल भी हेल्थ होता है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। देखिए, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उसमें एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी एक कोर्स है। अच्छा। जिसमें हमें बताया जाता है कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी थेरेपीज़ आती है। थेरेपीज़ के नाम हम सभी ने सुने हैं, यज्ञ थेरेपी। अच्छा। तो यज्ञ थेरेपी का काफ़ी बड़ा रोल है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हम वहाँ पे क्लासेस करने जाते हैं तो हम लोगों को देखते हैं जो थेरेपीज़ लेने आते हैं, तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है कि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में हम क्या मानते हैं ना कि ये सारी चीज़ें करने से क्या फ़ायदा, जो सामग्री हम डालते हैं, सामग्री डाली, ये सारी चीज़ें वेस्ट है। जब हम यज्ञ करने बैठते हैं और वो सारी चीज़ें उसके अंदर जाती है, जो उसके अंदर से धुआं निकलता है, जब वो हमारे अंदर जाता है वो हमारा ऑरा क्लीनिंग का काम करता है। और जब हम यज्ञ में मंत्र चैंट करते हैं तो हमारे अंदर वाइब्रेशंस जनरेट होती है। जब वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर जनरेट होती है तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि वो पूरा हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के माध्यम से हमें उन्हें काउंसलिंग देनी चाहिए? देखिए, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी दोनों ही टर्म एक है अगर देखा जाए तो अगर हम स्पिरिचुअली जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। कई आज के ज़माने में क्या होता है, हमें बोला जाता है कि आप मेंटल हेल्थ के ऊपर बच्चों को चुप कर दिया जाता है कि बच्चों को अगर घर में किसी बच्चे को कोई टेंशन है और वो घर अपने पेरेंट्स से बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे स्कूल में दिक्कत आ रही है, कॉलेज में दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो पेरेंट्स कहेंगे ये तो बेकार की बात है, हमारे समय में भी होता था और हम ये कुछ नहीं होता है, ये तो ठीक हो जाएगा, ये 2 मिनट का खेल है, ठीक हो जाएगा। तो वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स को सपोर्टिव इस चीज़ में होना चाहिए कि वो मेंटल हेल्थ पे बात करें। अब स्पिरिचुअलिटी की कहाँ पे बात आती है? अब हमें बोल दिया जाता है भगवद गीता का ज्ञान लो और रामायण से सीख लो, तो वो सीख हम लेंगे तो उसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? हमने रामायण, घर घर रामायण हमने देखी। अभी कोविड के टाइम पे घर घर में रामायण चली है, आजकल फिर से शुरू हो गया है। तो कोविड के टाइम पे रामायण तो देखी, पर रामायण से सीख क्या मिली? वो पूरी स्टोरी बच्चों को याद होगी, बट जो घर घर रामायण अभियान जो मैंने स्टार्ट किया है उसके माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम अपनी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं। अब रामायण में छोटे छोटे सर्ग हैं, जब हम उन सर्ग को बहुत डीपली पढ़ेंगे तो एक एक सर्ग से हमें एक नया लेसन सीखने को मिलता है कि हमें किस तरह से ठीक रहना चाहिए। जैसे किस तरह से भगवान श्री राम ने खुद को संभाला जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, किस तरह से उस दुख को संभाला जब माता सीता चली गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी सीख हमें स्पिरिचुअल चीज़ों से मिलती है।
कई बार क्या होता है, हम जैसे रामायण भी हम अगर देखते हैं जी। तो देखते हैं और बस स्टोरी की तरह से देख करके हाँ, वो चीज़ें हाँ, आगे वही। निकल जाती हैं। हाँ। और जहाँ तक चौपाइयाँ पढ़ने की बात है, वहाँ समस्या ये आती है कि उसका ट्रांसलेशन नहीं आता, हाँ है जी। ना। या तो ट्रांसलेशन, इंसान सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े तो फिर लगता है कि चलो ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन हाँ अगर जी। चौपाइयों के साथ पढ़े, मैंने सुना है कि फ़ायदा तब है जब चौपाइयों के साथ आप उस चीज़ को पढ़ते हैं, उच्चारण करते हुए पढ़ते हैं। जब उच्चारण होता है, यहाँ पे वही बात है कि जब हम किसी चीज़ को चैंट करेंगे, उसकी जब वाइब्रेशंस हमारे अंदर जाएंगी तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे अंदर डालेंगी। यानी मतलब दिक्कत हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हमें चैंट करना नहीं आता, हमें उच्चारण हाँ, सही नहीं इवन आता। लोग कहते हैं कि जब हम गायत्री मंत्र चैंट करते हैं या ओम की चैंटिंग करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि मन मन में करो, बट मेरा खुद का जो सेल्फ का एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर गायत्री मंत्र करो तो बोल बोल के करो, क्योंकि उससे अलग वाइब्रेशन जनरेट होती है, जो मैंने खुद फील किया है। देखिए स्कूल के दिनों में तो मुझे याद है कि गायत्री मंत्र हमें जोर से बुलवाया जाता था। हाँ, लेकिन हाँ। पिछले कुछ दिनों से मैं ये सुन रही हूँ, कई बार लोग टीवी पे आके यही बोलते हैं कि गायत्री मंत्र बिल्कुल मन के अंदर बोलना चाहिए, उसका उच्चारण नहीं किया जाना हाँ, चाहिए। हाँ, ऐसा तो मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक कभी किसी चीज़ को गुप्त बना दिया जाता है, कभी किसी चीज़ को बोलते हैं जोर से बोलो। वो क्या है ना, समय समय पे सबको अपनी दुकान चलानी होती है तो नई नई चीज़ें लानी होती है, तो इस प्रकार की भी ला देते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम वेदों की माने और वेदों के अकॉर्डिंग चले तो मंत्र है हमारे फ़ायदे के लिए, एक एक मंत्र है जिससे हमारा लाइफ का हर लेसन जुड़ा है, तो हमें वो करना चाहिए। देखिए स्पिरिचुअल साइकोलॉजी की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि आप चूँकि पढ़ी हैं तो आपको पता है कि स्पिरिचुअल साइकोलॉजी नाम की कोई चीज़ है। जी। हमें से अधिकांश लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। मेरे लिए स्वयं अपने आप में मुझे बहुत हैरानी हुई थी इस टर्म को सुनने के बाद। हाँ जी। तो इस तरह से तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, जी। लोगों को जागरूकता ही नहीं है इसके आप बारे में। देखते हैं आजकल लोग विपासना करने के लिए जाते हैं, हाँ। मौन साधना करने के लिए जाते हैं और बहुत शांत जगह ढूंढ रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, कोई ऐसी जगह मिल जाए 10-15 दिन के लिए हम मेडिटेशन सेंटर्स में चले जाएं, तो वहाँ पे जो काम हो रहा है वो भी एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का ही पार्ट है। अच्छा। वहाँ पे भी आपकी हीलिंग ही हो रही है। जब आप वो सारी एक्टिविटीज़ करोगे, आप 10-15 दिन मौन रहोगे, सात्विक खाओगे, तो वो आपकी बॉडी भी प्योरीफाई होगी और आप जब चिंतन मनन करोगे, शांत रहोगे और बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में सोचोगे, खुद के बारे में। आज इंसान खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी वही है, और यही ये सारी चीज़ें जितनी भी आजकल चल रही हैं एक्टिविटीज़, आप सदगुरु के आश्रम में जाएं, वहाँ पे भी यही काम होता है, आपकी सेल्फ हीलिंग होती है। वो सेल्फ हीलिंग जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है कि यज्ञ हो रहा है, साउंड हीलिंग थेरेपी हो रही है, तो ये सब स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के अंदर आता है। अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करें कि इनको आवश्यकता है अब स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट की, ताकि वो उन्हें हील कर सकें। या कई बार तो माँ बाप की भी वही स्थिति होती है। आजकल हाँ स्थिति जी, दोनों जगह बराबर है, बच्चे भी बिगड़े हुए हैं, माँ बाप भी बिगड़े हुए हैं। तो उन सबको अगर ठीक करना है, उस अपसेट से सेट होने वाली लाइफ में उनको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए पहले हमें स्वयं भी तो आइडेंटिफाई करना होगा ना कि हमें प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसे साइंस और सिम्टम्स देख करके हम पहुँचे? इसके सिम्टम्स आपको खुद ही समझ आने शुरू होंगे। अभी मेरे साथ भी कई बार होता है, ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है उसके साथ उसको टेंशन नहीं होती है, क्योंकि अगर आज के समय में हमारे पास स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, तो कोई काम ही नहीं करेगा। जब तक किसी चीज़ का प्रेशर नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो वो प्रेशर होना भी ज़रूरी है, बट कुछ लोग उस प्रेशर को एज अ बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, मोस्टली जो लोग टेंशन में होते हैं, वो टेंशन होने का कारण क्या है कि या तो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो टेंशन है, या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो टेंशन है। बट अगर प्रेजेंट के बारे में सोचें और देखें उस चीज़ को ध्यान से फोकस करके, तो प्रेजेंट में तो हमारे पास कोई ऐसी टेंशन ही नहीं है। प्रेजेंट में हम जो अपना काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। दिक्कत ही तो ये है कि हम प्रेजेंट तो देखते ही नहीं है ना। पीछे देखेंगे, आगे देखेंगे। आधे लोग पीछे देखने में ज़्यादा व्यस्त हैं कि मेरे साथ ये हो गया, ये दुर्घटना घट गई, ये सारी चीज़ें हो गई, उसी चीज़ में डूबे हुए हैं। वो नहीं देख रहे कि फ़िलहाल हमारे पास क्या है और हमें इस वक्त क्या करना है। वो पूरा पीछे का सोचने में लगे पड़े। और अगर बात है कि फ्यूचर का सोचने में, फ्यूचर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास इतना समय है। अभी अगर हम प्रेजेंट में रह के काम करेंगे
और उस पर फोकस करके करेंगे तो फ्यूचर तो ऑलरेडी सिक्योर है ही। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इवन पेरेंट्स का भी यही है कि बच्चों पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा डल रहा है आजकल, वही कि कंपटीशन बढ़ गया है सही बात है कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की लगी है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम भाग रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत जल्दी ऊंचाई मिल जाएगी, और जब वो बहुत जल्दी ऊंचाई मिलती है और फिर जब आप नीचे गिरते हो तो बहुत दुख होता है। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा बढ़ो। अभी किसी ने बोल दिया कि नहीं हमें तो टॉप पे जाना है, वही खरगोश और कछुए वाली कहानी कि खरगोश ने कहा कि मैं ये तो कछुआ है, लेजी ये तो कछुआ है, ये तो लेजी है, ये तो धीरे धीरे चलेगा और मैं भाग के जीत जाऊंगा। ये एक बहुत ही कॉमन सी स्टोरी है जो हर किसी को पता है, बट अगर इसको हम अपने जीवन में उतारे, बड़े गहराई से समझे, तो आजकल ये है कि कंपटीशन वाला कि नहीं भागो 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 भागो, वो उस चीज़ को नहीं सोच रहे कि जो धीरे धीरे चल रहा है उसका कितना फ़ायदा आगे चल के होने वाला है, उसे उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो यही चीज़ है कि आप इतनी तेज़ क्यों भागना चाह रहे हो, आप धीरे धीरे भी तो इस राह पे चल सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई आता है तो आप पहले उसको काउंसिल भी करते हैं, मतलब बच्चे से पहले पेरेंट्स को भी काउंसलिंग देनी जरूरी होती है। पेरेंट्स को काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा नीड है। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मानो कि बेटा है, बेटी है और पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली में कोई दिक्कत है, बेटे को कोई दिक्कत है, पहले बहन समझाएगी, फिर मम्मी पापा समझाएंगे, सब उस चीज़ को समझाएंगे, उसको अपने फ्यूचर से रिलेटेड या सब्जेक्ट चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है कि आगे क्या करना है, तो पेरेंट्स की एक उम्मीद होती है अपने बच्चों से कि नहीं इसको यही बनना है, यूपीएससी करानी है हमें अपने बच्चे को, तो ये यूपीएससी क्लियर करे और आईएएस पीसीएस बने, ये एक हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है इस तरह की। तो वो एक प्रेशर वो अपने मन के अंदर बैठा के रखेगा। तो जब काउंसलिंग की बात आती है तो उस टाइम पे फैमिली काउंसलिंग करानी चाहिए, और फैमिली काउंसलिंग भी स्टार्ट होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी फैमिली के अंदर है। अगर आपके घर में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है और आप उसी को नहीं समझा पा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अगर पूरी फैमिली काउंसलिंग होगी कि सारी चीज़ों को समझा जाएगा, और फैमिली काउंसलिंग तो फैमिली के अंदर भी हो सकती है। अगर सारी फैमिली बैठ के बात करें, आज किसी के पास टाइम ही नहीं है, अगर हम फैमिली में भी साथ बैठे हैं, सारे कजन्स भी कहीं मिल रहे हैं, किसी पार्टी में मिल रहे हैं, तो सबके हाथ में अपने अपने फ़ोन है, बिल्कुल ठीक, सब फ़ोन में बिजी है। किसी के पास टाइम नहीं है कि आप साइड वाले से पूछ लो कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, ठीक चल रही है। बस एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाएगा कैसी चल रही है लाइफ, बोला जाएगा बहुत अच्छी चल रही है, बट उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो उसको पता है। बट फिर थोड़ी देर में फ़ोन स्टार्ट। ये वर्चुअल वर्ल्ड ने ना हमारी रियलिटी को बिल्कुल ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। इंटर रिलीजन मैरिज करने की भी बात शुरू हो गई है, और मैं बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में हेडलाइंस भी देखती हूँ, सूटकेस में पैक हुई फलाना लड़की वहाँ से मिली, लव जिहाद वाली स्टोरी। ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या इसमें भी कहीं आपको लगता है कि साइकोलॉजी पर मतलब कुछ ब्रेन वॉश वाला काम होता है, या वो ऑलरेडी इतनी डिप्रेशन में होते हैं बच्चे कि उन्हें जब दूसरी जगह से ज़्यादा प्यार मिल जाता है, चाहे वो भुलावा ही सही, तो बच्चे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जड़ों को छोड़कर अलग हो जाते हैं? क्या यहाँ पे भी आपको लगता है कि स्पिरिचुअल साइकोलॉजी की आवश्यकता होती है? अभी रिसेंटली केरला स्टोरी आई, उसमें भी यही सारी चीज़ें दिखाई गई कन्वर्जन के ऊपर। अब हमें बोल दिया जाता है कि यहाँ ये देश आप में सेकुलरिज्म नहीं दिखा रहे हो, इतनी सारी चीज़ें घट रही हैं, रेप वगैरह तो हिंदू धर्म में भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप एक ही मतपंथ संप्रदाय को टारगेट कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है। अगर हम उसको देखें कि कन्वर्जन क्यों हो रहा है, वही कि घर से वो चीज़ नहीं मिल रही है तो तीसरा बंदा मुझे वो चीज़ दे रहा है। उनका टारगेट करने का मोटिव ही है, वंश को नाश करने का काम वो लोग कर रहे हैं कि इनको किसी तरह अपने धर्म में कन्वर्ट किया जाए। अब हमारा धर्म अगर देखें कि सनातन धर्म जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, सनातन धर्म जो सदा से है, और सभी सनातन धर्म के अंदर ही आते हैं, जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं ये सब सनातन धर्म के अंदर ही आते हैं।
तो जब इस चीज़ के ऊपर बात होती है कन्वर्जन के ऊपर, तो एक सनातन धर्म ऐसा है जो ज़बरदस्ती किसी भी कन्वर्जन पे दबाव नहीं डालता है। बिल्कुल। कि हमें कन्वर्जन कराना है या मुस्लिम्स को हिंदू बनाना है या बाकी औरों को हिंदू बनाना है, पर बाकी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव कन्वर्जन पे काम करता है, जो मूल शंकर को दयानंद बना देता है, जो नरेंद्र को विवेकानंद बना देता है। तो इस तरह से हमारा सनातन धर्म काम करता है। बट ये जब कन्वर्जन की बात आती है तो ये एक मेंटल इशू को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएंगे नहीं, उनको ये चीज़ें समझाएंगे नहीं कि रामायण क्या थी, राम कौन थे, सीता कौन थी, राम जी का सीता जी के प्रति क्या समर्पण था। राम जी ने तो जो व्रत किया था, व्रत वो नहीं होता है कि आज भूखे रह लिए वो व्रत हो गया, वो एक तपस्या होती है। राम जी का व्रत था कि जो सीता माता है उनके अलावा अगर कोई स्त्री है, बड़ी है उनसे उम्र में तो उनकी माँ जैसी है, छोटी है तो बहन जैसी, और ज़्यादा छोटी है तो बेटी की तरह है। ये उन्होंने व्रत किया था, वरना अन्य कोई स्त्री सीता जी के अलावा उनकी माँ, बहन या बेटी ही है। ये उनका व्रत था। और अगर आज के समय में ऐसा व्रत कोई कर ले तो किसी के 35 टुकड़े नहीं होंगे। बात तो सही कही आपने, लेकिन मतलब जैसे आपने ये वाली बात कही कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार देते ही नहीं है, शायद हम उन्हें अपने धर्म से परिचित ही नहीं करवाते हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना, लोग दौड़ में बहुत ज़्यादा है कि कंपटीशन में ज़्यादा है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब कुछ बन जाए। राइट। वो उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि बाहर वो निकलेगा, बहुत सारे लोगों से मिलेगा, वहाँ क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो हमारी टीन एज होती है, यहाँ पे कई सारी फीलिंग्स एक बच्चे के अंदर जनरेट होती हैं जब वो अपनी प्यूबर्टी स्टेज पे आता है। तो उस समय पे उसको नहीं पता होता, उस टाइम पे पेरेंट्स का मतलब एक वो बनता है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि आपको बाहर जाना है, बाहर किस तरह से रहना है, किस तरह के लोग होते हैं। आजकल पेरेंट्स समझा ही नहीं रहे, क्योंकि पेरेंट्स के पास खुद टाइम नहीं है। अब देखिए आजकल ट्यूशन्स कितने बढ़ गए, कौन पेरेंट्स आज बच्चों को घर में बैठ के खुद पढ़ा रहा है। बहुत रेयर ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे, वरना देखेंगे ट्यूशन्स में लाइन लगी पड़ी है बच्चों की, बच्चे ट्यूशन्स जा रहे हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। असल में दोनों कमाने वाले हैं, दोनों ऑफिस जाने वाले हैं। हाँ, कि ये भी रीज़न है। ये एक रीज़न दे सकते हैं कि बहुत यही बोला जाता है कि दोनों पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं तो बच्चे की परवरिश कैसे करें। हमारे टाइम पे भी मेरे पेरेंट्स भी दोनों वर्किंग है, तो हमने भी बचपन से अब तक रहे हैं इसी तरह से, ट्यूशन्स भी गए हैं। पर उनका एक रहता है कि शाम को बच्चों से बात करनी है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये बहुत एक पर्टिकुलर टाइम पेरेंट्स को निकालना चाहिए बच्चों के लिए कि बेटा आप स्कूल गए, आपने क्या किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपको कुछ कहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आज ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं फैल रही, अवेयरनेस भी फैल रही है। स्कूल में टीचर्स गुड टच बैड टच के बारे में भी लड़कियों को समझा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग्स भी हो रही हैं, पर बहुत लिमिटेड ये चीज़ें हो रही हैं। बड़े बड़े स्कूल्स में हम काउंसलिंग टीचर्स रख सकते हैं, पर आज ज़रूरत है कि गाँव में जाके जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं इनमें जाकर समझाया जाए कि क्या है ये चीज़ें। क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स होंगे, बड़ी बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स होंगे, वहाँ पे काउंसलिंग टीचर इजीली अवेलेबल होगा जो बच्चों को समझाने के लिए रखा गया है। राइट। बट गांव के बच्चों को कौन समझाने जा रहा है। वो न्यूज़ में मैंने देखा है कि पढ़ी लिखी शहर की लड़कियां जो कहती हैं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने मम्मी डैडी से अलग होकर के लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। तो ये सब उनमें भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि खबरें आती ही इन लड़कियों की हैं। ये एक्चुअली इस चीज़ में फ़र्क अगर देखें तो जब लड़कियां बाहर जाती हैं, बाहर निकलती हैं, तो उनकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है वो बहुत जल्दी बदलती है समाज के साथ। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना है कि इसके पास इस ब्रांड का बैग है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास ये फ़ोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और इसके पास ये गाड़ी है मेरे पास भी होनी चाहिए। तो इस तरह का कंपटीशन है, और जब वो इस तरह का कंपटीशन देखती हैं तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वहाँ पे उनका भगवान में बिलीव ख़त्म हो जाता है। कौन भगवान, कोई उनको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है।
अगर हम इस चीज़ को बहुत डीपली समझें और अगर मैं भी खुद को इस जगह रख के देखूं कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन DSPV जैसी जगह पे नहीं कराया होता, मैं कहीं और होती, देहरादून या देहरादून में किसी और कॉलेज में होती, गुरुकुल में ना होती, या दिल्ली MIT में होती, तो जब मैं जाती हूँ, मेरे कज़न्स पढ़ते हैं, तो हम बच्चों को देखते तो वहाँ का माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं है कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, या मेडिटेशन क्या होता है। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है कि नहीं, मुझे बैग चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, और जब इस चीज़ पे फोकस रहेगा तो वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे, फिर वो बाकी चीज़ों में फंसेंगे। जैसा कि ये कन्वर्जन वाली बात आपने बताई कि नहीं, ये मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, तो यही मेरा सच्चा साथी है, उस टाइम पर वो पेरेंट्स को भी भूल जाएंगे। बहुत बहुत अजीब सा विषय है जिस पर मैं जब बात करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, सिर्फ उस प्यार की तरफ जाते हैं जहाँ पे असल में बहुत गहरी खाई है। जो LGBTQ जो कम्युनिटी है, जो कि वैसे तो अनादिकाल से इसके बारे में बात हुई है, लेकिन अब जो है वो बहुत प्रचंडता के साथ उभर रही है, क्योंकि विश्व भर में अपने राइट्स के लिए वो लोग अब लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा अपना राइट है। क्या ये किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर आप मानती हैं, या एक ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का? देखिए, नेचुरल प्रोसेस तो मैं इसको नहीं मानती हूँ, अगर हम इसमें से ट्रांसजेंडर्स को हटा दें। अच्छा। ये जो लेस्बियंस और गेज वाला कॉन्सेप्ट है, ये मेंटल हेल्थ इशू है, प्रॉपर मेंटल हेल्थ इशू है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा जी। अगर हम देखें कि ब्रिटिशर्स, मतलब जो हमारे भारतीय लोग हैं, उनके लिए शरीर का सुख इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, मोक्ष प्राप्ति हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए शरीर का सुख सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि वो कुछ भी करते हैं, उनको नई नई वैरायटीज़ चाहिए होती हैं कि चलो हमारे लिए यही सारी चीज़ें हैं, तो आज लड़का लड़की नहीं तो लड़की लड़की, लड़का लड़का एक हो गया। अच्छा। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना ली, लेस्बियंस गेज। तो वहाँ के मतलब जो प्रेसिडेंट है, उनको भी इलेक्शन जीतने के लिए उनको प्रॉमिस करना पड़ता है कि नहीं, हम LGBTQ के राइट्स के लिए लड़ेंगे, बात करेंगे, इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। फिर ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारे देश में आई, भारत में आई, और जब भारत में आई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? वंश को ख़त्म करने का, कि अगर लड़का लड़की, एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है ये कि जब एक मेल होगा, फीमेल होगी, जब उनका कोलैब होगा तो वो एक संतान को जन्म देंगे, तो ये एक प्रोसेस है। पर आप उस प्रोसेस को ही ख़त्म कर दो, आप राइट्स के नाम पे उस चीज़ को करो कि लड़की लड़की साथ होंगी, लड़के लड़के साथ होंगे, तो आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो मतलब इन ऐसे जो लोग हैं जो स्पेशली मतलब सिर्फ LGBTQ में जो सिर्फ लेस्बियन और गे कम्युनिटी वाले जो अलग से हैं, उनका जो प्रोसेस है, आप कहते हैं कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आजकल देखिए, हम वेब सीरीज देखेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स पे, सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का बढ़ावा दिया जा रहा है। हम वेब सीरीज़ देखेंगे कि नहीं, राइट्स के लिए लड़ रहे हैं मूवीज़ में, कि लेस्बियंस का होना सही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये कुछ सालों पहले तक कहाँ था? मैंने भी कभी नहीं सुना था। सच्चाई तो ये है कि मैंने कभी सुना नहीं था। मैंने हद से हद ट्रांसजेंडर सुना था बस। हाँ जी, वेदों में इनका कोई वर्णन नहीं है। युवा पीढ़ी को कोई मैसेज देना हो तो उनके लिए? युवा पीढ़ी के लिए भी सेम मैसेज है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दीजिए, रेस में ना भागें, थोड़ा स्थिर रहें, थोड़ा कंट्रोल करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। आप खुद को कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को इतना फोकस्ड रखने के लिए आप क्या करती हैं? फोकस्ड रखने के लिए मेरे साथ भी काफ़ी सारी, कई बार ऐसा नहीं है कि मैं बहुत काम रहती हूँ हर वक्त। अरे कई बार आपको, आपकी स्माइल और आपको देख करके तो मैं काम हो गई हूँ इतनी देर में। कई बार बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, टेंशन सबको होती है, बट मेरा ये है कि मुझे शांत रहना पसंद है, मैं उस वक्त शांत हो जाती हूँ। अरे वाह। क्योंकि मौन साधना का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मैंने जब पहली बार मौन साधना की, और जो उसके बाद मुझे एनर्जी फील हुई, तो वो मैंने स्टार्ट किया कि अगर मैं सुबह भी उठ रही हूँ और मेरा मन नहीं है बोलने, तो मैं नहीं बोलूँगी, बहुत शांत रहूँगी।
15 मिनट का मौन रख लो। मतलब कभी कभी तो मन करता है पूरा दिन मौन रख। आपने कभी ट्राई किया पूरे दिन मौन रहना? मौन साधना मैंने कई बार की है। आज के युवा को भी ये करना चाहिए कि एक दिन फ़ोन व्रत रख लो। अच्छा देखिए, आपने फ़ोन व्रत रखा, मौन व्रत रखा, लेकिन ये जो दिमाग में जो बातें चलती हैं उसका व्रत कैसे, उसको मौन कैसे करते हैं? देखिए उसका भी यही, मैंने एक कुछ समय पहले एक वीडियो देखी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने मन में बार बार सोचो कि मेरे मन तो क्या सोच रहा है। आप सोच के देखो। वो तो फिर यही सवाल पूछ रहा है कि क्या सोच रहा है। हाँ, तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर हम इसी चीज़ को रिपीट करते रहेंगे कि मेरा मन तो क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, तो 2 मिनट में हम ऐसे हो जाएंगे कि क्या सोच रहे थे कि सोच ही क्या रहे थे। तो इस चीज़ को हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। मुस्कान जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। आपसे आने वाले समय में और भी बहुत सारे सवाल पूछूंगी और मैं चाहूँगी कि आपकी जो मुस्कुराहट है वो यूं ही बनी रहे, मुस्कान की मुस्कान बनी रहे और लोगों का जीवन रोशन होता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।